सो हे होमीज, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सॉलिड स्टार एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक तुमने चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना इस कमाल के एपिसोड में तुम्हें बिल्कुल भी मजा नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पर लुओ फेंग ने अपने पावर की मदद से यहाँ पर किंग तियानजन को भी अपना वॉरियर बना लिया था, उस पर उसने कंट्रोल हासिल कर लिया था। लेकिन फिर आइस मंकी किंग और होंग अलायंस के कुछ मेंबर्स भी उस पर अटैक करने के लिए आ जाते हैं। अब क्योंकि लुओ फेंग जिसे कि यहाँ पर जितने लोग थे वो सभी लोग यांग के नाम से जानते हैं और जो कि होंग अलायंस का भी एक मेंबर रह चुका है, तो ये लोग उस पे समझदारी दिखाते हुए इस अटैक से दूर रहते हैं। वो कहते हैं कि क्योंकि ये हमारा कभी साथ ही हुआ करता था इसलिए हम अटैक नहीं करेंगे। लेकिन आइस मंकी किंग और इसके सारे दोस्त मिलकर उस पर अटैक करते हैं और लुओ फेंग इन सभी को चुन चुन के मारता है और बहुत बुरा सबक सिखाता है। और इससे पहले कि वो इन सभी को मार पाता कि तभी किंग केजियान यहाँ पे आ जाता है। और अब आगे हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो स्वॉर्ड किंग है वो आजकल यह नॉवल कुछ ज्यादा ही हो गई है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो सेवन स्वॉर्ड किंग है वो लुओ फेंग पे दे तनातन अटैक्स करना शुरू कर देता है। लुओ फेंग भी उसके हर एक अटैक्स को बहुत ही अच्छे से काउंटर कर रहा था। वो भी अब यहाँ पे पलटवार करने को देखता है कि तभी यहाँ पर जो सेवन स्वॉर्ड किंग है वो यहाँ पे एक इतना पावरफुल प्लेनेटरी लेवल का अटैक करता है कि यहाँ पर लुओ फेंग जैसे तैसे इससे डॉज कर पाता है। पर ये अटैक जिस भी प्लेनेट या आसपास की चीजों से टकराता है वो इसे सेकंड्स में धराशायी कर देता है। लाइक इतना बड़ा प्लेनेट को वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। जो देखते साथ ही लुओ फेंग वापस से अपने उसी स्टार बॉल्स की पावर को एक्टिवेट कर देता है और उस जायंट सा बीस्ट की टेल से यहाँ पे सेवन स्वॉर्ड किंग पे अटैक करता है। जैसे जैसे सेवन स्वॉर्ड किंग डॉज करता है पर तभी वो यहाँ उस पे अपने फ्लेम से अटैक करता है। लेकिन लुओ फेंग उसके फ्लेम को भी अपने कंट्रोल में लेते हुए उस पर रिवर्स अटैक करता है। यहाँ पे सेवन स्वॉर्ड किंग के ये जो ब्लेड्स है ना, ये जो रिंग्स जिसका वो यूज करता है ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। लाइक सेकंड्स में वो यहाँ पे एक स्लैश अटैक भी कर देता है। सोचो, यही नहीं वो अपने उन रिंग्स के जरिए से अपने दो और क्लोन से भी अटैक करवाते हैं जो कि अलग अलग प्रॉपर्टीज वाले अटैक को करते हैं। लाइक एक फ्लेम अटैक कर रहा है तो दूसरा बंदा यहाँ पे थंडर अटैक कर रहा था, लेकिन लुओ फेंग भी बहुत इजीली इन सभी से डॉज कर पा रहा था। यहाँ पे जब ये अटैक उससे टकराने वाला था जो कि लास्ट अटैक था, यहाँ लुओ फेंग उससे इजीली डॉज करते हुए काफी दूर टेलीपोर्ट होता है और यहाँ इतना मैसिव एक्सप्लोजन होता है कि ऐसा लग रहा था कि इस पूरे प्लेनेट पर किसी ने बहुत बड़े बड़े मीटियोर्स छोड़ दिए हो। अब यहाँ पे लुओ फेंग कहता है कि सेवन स्वॉर्ड किंग, ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी तलवार की धारना थोड़ी कम पड़ रही है, जिसके साथ ही वो वापस से अपने उसी बीस्ट की टेल से उस पे घुमा के अटैक करता है। लेकिन सेवन स्वॉर्ड किंग इस बार पूरी तरीके से फॉर्म में था। वो यहाँ पर अपने बाकी के 5 जो ब्लेड्स थे उनकी पावर को यूज करता है और लुओ फेंग पे अटैक करता है। लेकिन लुओ फेंग की स्पीड लाइट के भी इक्वल पहुंच चुकी है, वो काफी तेजी से उनसे डॉज करता है और यहाँ एक के बाद एक दे तनातन एक्सप्लोजन्स होते हैं। पर जो सेवन स्वॉर्ड किंग है अब उसकी रेपुटेशन पे बात बन आई थी। इतने सारे अटैक करने के बावजूद भी लुओ फेंग उसके हाथ से बच गया। वो लुओ फेंग के पीछे हाथ धो के पड़ जाता है और हर सिंगल अटैक यहाँ पर स्पेस में क्रैक्स को ओपन करता है। लेकिन लुओ फेंग भी जो स्टार टावर के वो जो छोटे छोटे बॉल्स थे इनका भी बखूबी तरीके से यूज कर रहा था। अब यहाँ पे जो सेवन स्वॉर्ड किंग है वो 2 तलवार बाहर निकालता है, यानी कि 2 ब्लेड से लुओ फेंग पे अटैक करता है, जहाँ पे लुओ फेंग भी उस बीस्ट की टेल का यूज करते हुए उसका सामना कर रहा था। और अब वो कहीं ना कहीं लुओ फेंग पे भी भारी पड़ने लगता है। जो देखते साथ ही यहाँ मौजूद जो लोग थे वो भी कहते हैं कि वाकई में सेवन स्वॉर्ड किंग की जो ब्लेड की ताकत है वो बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है। और अब देखने से ही पता चल रहा है कि अपनी ब्लेड पावर की मदद से वो ब्लेड रिवर किंग के ऊपर भारी पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ एक दूसरा बंदा कहता है कि हाँ, बात तो तुम्हारी सही है, लेकिन अगर बात स्पीड की जाए तो ब्लेड रिवर किंग को कोई पछाड़ नहीं सकता। जरा देखो वो कितनी अच्छी टक्कर दे रहा है और लॉन्ग रेंज अटैक में उसकी स्पीड काफी ज्यादा कारगर साबित हो रही है। सेवन स्वॉर्ड किंग के पास स्किल्स है लेकिन स्पीड में वो काफी ज्यादा पीछे है। वहीं दूसरी तरफ सेवन स्वॉर्ड किंग और लुओ फेंग दोनों फाइट कर रहे थे। लुओ फेंग मन में कहता है कि भले ही मैं अपने पूरे 8 स्टार्स की पावर्स का यूज करूं एक साथ, लेकिन फिर भी मैं उसकी ब्लेड पावर को इतनी आसानी से पीछे नहीं हटा सकता, ब्लेड पावर को इतनी आसानी से पछाड़ नहीं सकता। यहाँ पे हम देखते हैं कि इनके अटैक जब आपस में रिफ्लेक्ट करते हैं तो आसपास के प्लैनेट सेकंड्स में डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, जिसके साथ ही लुओ फेंग फाइनली कहता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे रुक जाना चाहिए क्योंकि अपने करंट लेवल और स्किल्स के साथ मैं इसे नहीं बीट कर सकता। और तभी लुओ फेंग यहाँ पे रुक जाता है और रिस्पेक्ट के साथ कहता है कि मानना पड़ेगा सेवन स्वॉर्ड किंग, तुम्हारी जो पावर्स और स्किल्स है ये बहुत ही ज्यादा कमाल की है, मैं तुमसे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गया। ये कहते साथ ही जैसे इसकी नजर आइस
आइस मंकी किंग पे जाती है तो वो यहाँ पे लू फेंग को ही टारगेट करता है, पर तभी लू फेंग उसे नोटिस करता है और सेकंड्स में उसकी तरफ जाते हुए कहता है कि माफ करना पर मुझे फिलहाल के लिए जाना होगा। और यहाँ ये कहते साथ ही वो उसके पास पहुंच जाता है और सेकंड्स में ही अपने उन स्टार बॉल्स का यूज करते हुए इसकी बॉडी को डिस्ट्रॉय कर देता है, जो देखते साथ ही आइस मंकी किंग भी समझ जाता है कि वो अब यहाँ कुछ नहीं कर सकता है। तो वो यहाँ पर खुद की बॉडी को डिस्ट्रॉय होता हुआ देखकर कहता है कि ब्लेड रिवर किंग एक बात याद रखना, मैं अपना बदला लेने वापस जरूर आऊंगा। इसी के साथ यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। वहीं दूसरी तरफ जो ब्लेड रिवर किंग है वो भी अब यहाँ से पलटता है और कहने लगता है कि इतनी कमाल की स्पीड को पोजेस करना बहुत ही ज्यादा रेयर है, लेकिन मुझे यानी कि 7 स्वॉर्ड किंग को उसके 5 ब्लेड्स को यूज करने पे मजबूर कर देना ये इस बात को प्रूफ करता है कि तुम इस पावरफुल ट्रेजर को पोजेस करो। ये कहते साथ वो यहाँ से चला जाता और सभी लोग ये देख के हैरान थे कि खुद 7 ब्लेड किंग यहाँ पे ब्लेड रिवर किंग यानी कि लू फेंग को यहाँ पे एक्नॉलेज कर रहा है। और अब सभी लोग कहते हैं कि अब से तो हमें शायद इससे काफी ज्यादा सतर्क रहना होगा, अगर इससे सामना होता है तो बेहतर यही है कि हम इसे प्रोवोक ना करें। वहीं दूसरी तरफ पॉइजन और बाकी सभी को भी यहाँ पर जो ब्लेड रिवर किंग है इसके बारे में न्यूज पता चल जाती है। इवन कि हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट सभी को इसके बारे में पता चल जाता है और जो कोई भी यहाँ पे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल बैटलफील्ड या फिर दूसरी कई जगह पे मौजूद थे वो सभी लोग ये देख के हैरान थे कि यार इतनी टेरिफाइंग स्पीड को कोई पोजेस कर सकता है, तो बेहतर यही होगा कि हम इसे कभी भी प्रोवोक ना करें। यहाँ पे हम देखते हैं कि बाकी के जो कुछ लोग होते वो तो इस हद तक बातें कर रहे थे कि यार ये तो मुझे वो 7 स्वॉर्ड किंग से भी ज्यादा खतरनाक लग रहा है। अगर मुझे चॉइस दी जाए तो मैं ब्लेड रिवर किंग की जगह उस 7 स्वॉर्ड किंग के हाथों मरना पसंद करूंगा। यहाँ पे हम स्टार फैंटेसी किंग को भी देखते हैं जहाँ पर वो भी इन्हीं की बातें सुन रही थी और वो हैरान थी कि यहाँ पर किसी को 7 स्वॉर्ड किंग से भी ज्यादा खतरा किसी से फील हो सकता है। और ये खबर तो किसी आग की तरफ फैल रही है, पर मुझे यकीन है कि ये कोई ऑर्डिनरी पर्सन तो हो नहीं सकता। वहीं दूसरी तरफ हम लू फेंग को देखते हैं जहाँ पर वो किंग डोयान से मिलने आया था और वो यहाँ पे मन में कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि ब्लेड रिवर किंग की ताकत के चर्चे कहाँ पर और कितनी दूरी पर फैल रहे हैं, मैं अब वापस से अपनी जो लू फेंग वाली ट्रू आइडेंटिटी है उसी के साथ अपनी जर्नी को कंटिन्यू करूंगा। इसी के साथ यहाँ पे हम देखते हैं कि लू फेंग कल्टीवेट करना भी शुरू कर देता है। ऐसे ही काफी वक्त बीत जाता है और अब वो हमें बताता है कि उसका जो फर्स्ट टारगेट है वो ये कि उसे जल्द से जल्द जो रियलम लॉर्ड लेवल का रिमॉडल तोंगतियान माउंटेन है उसे कॉन्कर करना होगा और जब मैं ये कर लूंगा तो मैं लू फेंग के नाम के अंडर में होंग अलायंस में वापस एंटर कर पाऊंगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो उस टेस्ट को भी दे देता है और पास भी हो जाता है। इसी के साथ वो बताता है जिसके बाद मुझे ये करना होगा कि मुझे तोंगतियान ब्रिज का जो वो 20th लेवल है यानी कि वो 20वां लेवल उसे भी जल्द से जल्द क्लियर करना होगा। जो लोग भी इस लेवल को पास कर लेते हैं उन्हें इस लेवल पे ऐसे लॉस का सामना करना पड़ा जो कि किसी इनविजिबल किंग के इक्वल हो। अब यहाँ पे लू फेंग एंटर होता है और कहता है कि मैं देखना चाहता हूँ कि तब क्या होगा जब मैं इसका सामना एक रियलम लॉर्ड लेवल पे करूंगा। यहाँ पे वो टेस्ट देने पहुंच जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग इंक्लूडिंग उसके जो पुराने दोस्त है वो भी इस नजारे को देख रहे और वो बताने लगती है कि हमारा दोस्त लू फेंग ऑलरेडी 20th फ्लोर पे पहुंच चुका है जो कि हमारे टीचर के इक्वल है। जिसमें दूसरा बंदा कहने लगता है कि यार मुझे तो लगा था कि हमारे बीच का जो पावर गैप है वो मैं रियलम मास्टर में एंटर होने के बाद क्लोज कर दूंगा, लेकिन ये तो दिन ब दिन और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा है और हमारे बीच का जो पावर गैप है ये भी काफी ज्यादा बढ़ता जा रहा है। इसी के साथ हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लू फेंग ने फाइनली उस टेस्ट को भी पास कर लिया था और अब यहाँ पे जो बाबा होती है वो बताती है कि केयर सिटी के लॉर्ड जो है उन्होंने तुम्हें एक मेल भेजा है जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने कहा है कि अब तुम सीधा होंग अलायंस में अपनी जो ट्रू आइडेंटिटी है उसके नाम पे रजिस्टर्ड हो सकते हो और वहाँ पे जा सकते हो। लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि चाहे जो हो जाए ब्लेड रिवर किंग वाली अपनी आइडेंटिटी को किसी के सामने एक्सपोज मत करना। लू फेंग कहता है कि अगर मेरे मास्टर ने मुझे किसी चीज के लिए वार्न किया है तो मैं कभी भी इस चीज के खिलाफ नहीं जाऊंगा। जिसपे बाबा कहती है कि हाँ अगर तुमने वहाँ पे अपनी ट्रू आइडेंटिटी के साथ साथ उसे भी एक्सपोज कर दिया ना तो सभी लोग काफी ज्यादा पैनिक कर जाएंगे। कोई भी नहीं चाहेगा कि ऐसे दुश्मन को या ऐसे खतरे को वो अपने साथ लेके घूमे जो कि उनके लिए मुसीबत का सबब बने। दूसरे रेसेस के लोग भी तुम पे अटैक कर सकते हैं, इसलिए वो कभी भी तुम्हें नहीं अपनाएंगे। साथ ही लू फेंग बताता है कि मास्टर किंग डोयान ने मुझे 3 मेटल प्लेट के कोऑर्डिनेट्स शेयर किए हैं। उन्होंने मुझे बताया है कि वो किस जगह पे मौजूद है और जिनमें से एक को मैं रियलम लॉर्ड के स्टेज पे जाने के बाद अचीव कर सकता हूँ, जो कि थोड़ा खतरे वाली बात लग रही है, लेकिन मैं 3rd मेटल प्लेट को तो ले ही सकता हूँ, पर उससे पहले मुझे कुछ निपटाना होगा। और फिर वो यहाँ पे सूरजन के मैसेज को देखते हुए कहता है कि मुझे जल्द से जल्द अर्थ पे लौटना है, जहाँ पे उसने लू फेंग को मेल किया था कि हमारा जो फैमिली बैंक्वेट है ये पूरी
तरीके से रेडी हो चुका है, सभी लोग बस तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। इसी के साथ हम सूजन को देखते हैं जो कि आसमान की तरफ देखकर लो फेंग को याद कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ लो फेंग जो कि अर्थ के बहुत करीब पहुंचता है, जैसे इसके ऑर्बिट में वो लैंड करने वाला था, तभी यहाँ पर एक मैसेज उसे आता है जो कि उसे कहने लगता है कि आउटसाइडर तुम कौन हो, जल्द से जल्द अपनी आइडेंटिटी यहाँ पे रिवील करो। किंग टेंजन हैरानी के साथ लो फेंग से कहता है कि मास्टर आखिर ये लोग आपको पहचान क्यों नहीं पा रहे, क्या ये नहीं पता कि आप असल में अर्थ लॉर्ड हो। लो फेंग भी थोड़ा सा क्यूरियस था कि तभी यहाँ पर उसका बेटा कहने लगता है कि फादर आपने देखा ना ये लोग कितने ज्यादा एरोगेंट हो चुके हैं, ये लोग जो कि इमिग्रेंट होके यहाँ पे आए हैं, ये लोग यहाँ पे अपना दबदबा दिखा रहे हैं। जब लास्ट टाइम मैं अर्थ पे आया था तो इन लोगों ने आधे दिन के लिए मुझे आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के नाम पर सेल के अंदर रख दिया था। ये चीज साबित करती है कि ये लोग बस यहाँ पे अपनी ताकत का नमूना दिखाना चाहते हैं, जो देखकर अब लो फेंग को भी गुस्सा आता है कि तभी लो फेंग अपने गुस्से में आता है और वो सीधा अर्थ के ऑर्बिट में लैंड करते हुए इनके सामने अपीयर होता है और कहता है कि आखिर तुम लोगों को ये अथॉरिटी किसने दी। कि तभी यहाँ पे वो बंदा आता है और कहता है कि एक बात जान लो, यहाँ की जो सिक्योरिटी है ना, स्पेशली अर्थ की जो ऑर्बिट की सिक्योरिटी है, ये हमारे कंट्रोल में बहुत पहले आ चुकी है। यहाँ पे हम देखते हैं कि आसपास स्पेसशिप्स भी काफी सारे आ जाते हैं और लो फेंग को घेर लेते हैं। लो फेंग अपने मन में कहता है कि अच्छा लगता है कि 6000 सालों में मेरी गैर मौजूदगी में इनके पर निकल आए हैं, जबकि रूल तो ये था कि यहाँ पर जो लोग इमिग्रेट होके आए हैं उनके पास आधा कंट्रोल होगा, तो आधा कंट्रोल अर्थ के जो ह्यूमन है उनके पास रहेगा। यहाँ पे हम देखते हैं कि लो फेंग गुस्से के साथ कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ। ये कहते साथ ही वो सारे के सारे स्पेसशिप सेकंड्स में ब्लास्ट हो जाते हैं और उसके पावर को फील करते साथ ही ये बंदा कांपती हुई आवाज में कहता है कि ये तो लॉर्ड लो फेंग है। कि तभी लो फेंग उसकी गर्दन को पकड़ता है और यहाँ से सीधा गायब हो जाता है। कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम अर्थ का सीन देखते हैं जहाँ पर जो इमिग्रेट लोग आए थे यहाँ पे रहने के लिए, वही लोग हम यहाँ ह्यूमंस पे जुल्म करना शुरू कर देते हैं। इनका जहाँ जो मन करता है ये लोग वो करना शुरू कर देते हैं। इवन की यहाँ पे ये लोग दिन दहाड़े ह्यूमंस को मारते हुए कहने लगते हैं कि हमारी मर्जी, हम तुम्हारे साथ जो मर्जी करें। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लोग कह रहे होते हैं कि आखिर तुम्हें किसने ये हक दिया कि तुम लोग हमें ऐसे जलील करो। जिसपे हम देखते हैं कि ये लोग अर्थ के जो सिटीजन्स हैं इनकी तो बात सुन नहीं रहे थे, बेचारों को इतनी बुरी तरीके से बुली कर रहे थे। कि तभी यहाँ पे लो फेंग उसी बंदे को जमीन पे दे मारता है, जो देखते साथ ही सभी लोग तो हैरान थे। और तभी इन सभी पे बहुत ही पावरफुल सोल प्रेशर पड़ता है, इनकी सांसें वहीं पे रुक जाती है और लो फेंग अर्थ के सिटीजन्स को सहारा देता है और फिर आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि मैं यहाँ से थोड़ी देर दूर के चला गया, इन इमिग्रेट्स की इतनी ज्यादा हिम्मत कि मेरे अर्थ के लोगों को इतना ज्यादा बुली करे। आखिर तुम्हें किसने हक दिया कि तुम इंसानों की जो टेरिटरीज है वहाँ पे आके दखल दो। ये कहते साथ ही वो अपनी पावर की ऑरा को रिलीज करता है और यहाँ पे जितने भी बाकी के स्पेसशिप्स थे और जितने ड्रोन्स थे उन्हें डिस्ट्रॉय कर देता है, सिवाय कुछ को छोड़ के। और फिर उनकी तरफ पलटता है और देखता है, साथ ही काफी कठोर लफ्ज में कहता है कि मैं जानता हूँ कि जो इमिग्रेंट्स के हेडक्वार्टर्स है वो यहाँ मुझे देख रहा है, तो एक बात कान खोल के सुन लो, तुम लोगों को वो टेरिटरीज दी गई है जो कि ओशन के ऊपर है, लेकिन यहाँ पर जो ह्यूमंस के कॉन्टिनेंट है ये ह्यूमन से बिलोंग करते हैं, तो इन्हें छूने की गलती भी मत करना। कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम हेडक्वार्टर्स के अंदर उसी बंदे को देखते हैं जो कि कहने लगता है कि लो फेंग काफी ज्यादा एरोगेंट हो चुका है, ये तो हमारे इमिग्रेंट हेडक्वार्टर्स को कुछ सीरियसली ले भी नहीं रहा। तभी उसकी सर्वेंट यहाँ पे आकर उसे काम डाउन करने की कोशिश करती है। कि तभी यहाँ पे दूसरा बंदा कहता है कि हमें भूलना नहीं चाहिए कि लो फेंग डायरेक्टली क्या सिटी लॉर्ड का डिसाइपल है, जब तक उसकी जिंदगी और मौत पे नहीं बनाती हम लोगों को यहाँ पे बिना सोचे समझे कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो डायरेक्टली उससे कनेक्टेड है और अगर उसे कुछ होता है तो शायद केओस सिटी लॉर्ड भी हमारे अगेंस्ट एक्शन ले सकता है। जिसपे विंग मास्टर कहने लगता है कि आखिर किसे इस बात की परवाह है, वैसे भी जितने भी इमिग्रेंट्स यहाँ पर हैं वो लोग ह्यूमैनिटी के जो 5 मेजर पावर हाउसेस हैं उनके एलाइट्स हैं, इनमें से बहुत से लोग तो जो यूनिवर्स लॉर्ड है उनके डिसेंडेंट्स हैं, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है, हम उसे जब चाहे तब मिट्टी में मिला के रख सकते हैं। कि तभी यहाँ पर लो फेंग की टेंटिकल्स जो है वो धावा बोल देती है, जो देखते साथ ही ये बंदा कहता है कि मैं खुद एक किंग लेवल इमोर्टल हूँ, लेकिन मैं भी इस पावर को फील कर पा रहा हूँ। यहाँ पे अपने वाइन स्टार को लो फेंग चारों डायरेक्शन में फैला देता है, सभी की आंखें फटी की फटी रह जाती है और ये दोनों भी इमीडिएटली बाहर निकलते हैं और देख के हैरान हो जाते हैं कि ये एक इमोर्टल लेवल 1000 वाइन स्टार ग्रास है। कि तभी लो फेंग की आवाज सभी को सुनाई देती है और वो कहने लगता है कि आज से जितने भी इमिग्रेंट्स और अर्थ के जितने भी निवासी हैं ये दोनों ही एक दूसरे की टेरिटरी में नहीं जा सकते, उनका वहाँ पे जाना पूरी तरीके से फॉरबिडन है। सभी लोगों को 12 घंटे का टाइम दिया जाता है, 12 घंटे के अंदर ये लोग एक दूसरे की जगह को खाली नहीं करते और यहाँ से नहीं जाते तो उन्हें ऑन द स्पॉट मार दिया जाएगा। विंग मास्टर को गुस्सा आता है, पर तभी वो उसके इस फैसले को हल्के में लेता है और कहता है कि मुझे पूरा यकीन है कि वो हमारे हेडक्वार्टर्स को यहाँ से हटा नहीं सकता, न ही वो हमें वहाँ
वहाँ जाने से रोक सकता है क्योंकि हम हेडक्वार्टर से बिलोंग करते हैं। जिसपे दूसरा बंदा कहता है कि भले ही लुओ फेंग के पास ये अथॉरिटी ना हो लेकिन केओस सिटी लॉर्ड के पास ये अथॉरिटी है और अभी अभी उसने ही ये ऑर्डर जारी किया है और जिसमें वही लिखा था जो कि अभी अभी लुओ फेंग ने रिपीट किया था। यहाँ पे हम देखते हैं कि ह्यूमंस के बीच में तो खुशी की लहर दौड़ जाती है, वही दूसरे तब जो विंग मास्टर था ये अपने दांत पीसना शुरू कर देता है। लेकिन केओस सिटी लॉर्ड ने साफ साफ इसमें लिख दिया था कि जो भी इस लॉ को तोड़ने की कोशिश करेगा उस पर कोई भी रहम नहीं बरती जाएगी। इसी के साथ हम देखते हैं कि समुद्र में भी दो हिस्से होने लगते हैं कि तभी यहाँ पर ये लोग जो है सीधा लुओ फेंग की तरफ बढ़ते हैं, पर तभी वो लोग देख के हैरान हो जाते हैं कि जो लोग भी जबरदस्ती अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे उन्हें यहाँ पर लुओ फेंग के उस स्टार ग्रास ने पूरी तरीके से जकड़ लिया था और उन्हें बुरी तरीके से मार रहा था। जो देखते साथ ही लुओ फेंग भी अब यहाँ इनके सामने आ जाता है और कहता है कि कोशिश बिल्कुल मत करना, बिना परमिशन के एक टांग भी तुमने अंदर घुसाया ना तो तुम्हारा हाल भी इन्हीं की तरह होगा। इसी के साथ लुओ फेंग उन सभी को यहाँ पे मार देता है। जो देखते साथ ही ये जो वाइंड मास्टर वो कहता है कि ये तो सरासर तुम हमें धमका रहे हो। लुओ फेंग कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारी अथॉरिटीज क्या है या फिर तुम्हारा रैंक क्या है, अगर तुम रूल्स को तोड़ोगे तो मैं कोई भी रहम नहीं बरतूंगा। तो बताओ तुम्हें इस स्टार ग्रास के हाथों में मरना है या फिर मेरे ये जो सबऑर्डिनेट्स है उनके हाथों। ये कहते साथ ही लुओ फेंग यहाँ पे अपने सारे वॉरियर्स को बाहर निकाल लेता है, जिसके बाद वो कहता है कि अगर तुम्हारी कोई भी इच्छा नहीं है तो फिर चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। कि तभी हम देखते हैं कि जो दूसरा बंदा होता है वो इमीडिएटली रिस्पेक्ट के साथ लुओ फेंग से कहता है लॉर्ड लुओ फेंग, मैं वाइंड मास्टर यानी कि मेरा ये जो दोस्त किंग जे ली है इसकी तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। हम अभी के भी यहाँ से चले जाते हैं, जिसके साथ ही सभी लोग यहाँ से जाने लगते हैं और यहाँ पे ये जो वाइंड मास्टर है ये भी काफी ज्यादा गुस्से से तिलमिलाता है, पर बेचारा यहाँ पे कुछ कर भी नहीं सकता था। यहाँ पे हम देखते हैं कि सभी लोग लुओ फेंग से काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, जिसके साथ ही लुओ फेंग फैमिली के साथ बैंक्वेट में पहुंच जाता है और यहाँ पे अच्छा खासा टाइम अपने फैमिली के साथ और अपने प्यार के साथ बिताने के बाद लुओ फेंग उन्हें अलविदा कह के यहाँ से चला जाता है और फिर हमें बताता है कि उसने अपने उस स्टार ग्रास को अर्थ के प्रोटेक्शन के लिए छोड़ दिया है और अब वो सुकून से आगे सफर पे रवाना हो सकता है। इसी के साथ आतुका और बावता भी इस बायोलॉजिकल स्पेसशिप को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाती है और बावता बताती है कि ये तो मेरी आइडेंटिटी को भी पूरी तरीके से हाइड किए हुए है और ये स्टार टावर की मदद से कर पा रहा है, प्लस इसकी जो स्पीड है ये काफी ज्यादा है, ये लाइट की स्पीड से भी 8 गुना ज्यादा है, जिसका मतलब ये है कि इसके जरिए से हम जल्द से जल्द उस मेटल प्लेट के पास भी पहुंच सकते हैं। पर तभी बावता थोड़ी उदास हो जाती है, जिसपे लुओ फेंग कहता है कि चिंता मत करो, मैं कभी भी मास्टर हुयान बू के जो एहसान है इन्हें भूल नहीं सकता और मैं उनकी इनहेरिटेंस और काइंडनेस को कैसे भूल सकता हूँ, और जो इनहेरिटेंस और ट्रेजर मैंने ऑब्टेन किए हैं इनके जरिए से तुम्हें नहीं लगता उन्हें अवेंज कर पाना हमारे लिए कई गुना ज्यादा अब आसान होगा। जिसपे बावता थोड़ी स्माइल करती है और फिर लुओ फेंग कहने लगता है कि हम उस मेटल प्लेट को बाद में भी ढूंढ सकते हैं, फिलहाल मुझे ये बताओ कि आखिर किसने हमारे मास्टर को मारा। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हमें डीमन हैंड प्लेनेट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर डीमन हैंड किंग कहने लगता है कि अगर मैं तुम लोगों को ब्लड डीमन किंग से नहीं लाता तो तुम लोग कब का उसके ट्रायल के अंडर में किसी सताई हुई सोल की तरह भटकते रहते। ये कहते साथ ही वो इन्हें और ज्यादा तड़पाता है कि तभी यहाँ पे लुओ फेंग आ जाता है और इस पे अपना सोल पावर डालते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इतने आसानी से अपने नौकरों को तुम यहाँ पे तड़पा रहे हो, लगता है कि डीमन हैंड किंग बीते कुछ सालों में तुम कुछ ज्यादा ही उड़ने लगे हो। जो सुनते साथ ही डीमन हैंड किंग कहता है कि माय लॉर्ड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं याद कि मैं आखिर आपसे कहाँ मिला और मैंने कहाँ पे आपको ऑफेंड कर दिया। यहाँ पे इसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि इसके अंदर लुओ फेंग का कितना ज्यादा खौफ है। जिसके बाद लुओ फेंग इसकी तरफ बढ़ने लगता है, जो देखकर इसकी हार्ट बीट और बढ़ जाती है और फिर वो वापस से कहता है कि माय लॉर्ड प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।